will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government. 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना अगले 5 साल में सरकारी स्कूलों में की जाएगी। इसका मकसद जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना है और छात्रों के बीच जो वैज्ञानिक सोच है उसको आगे बढ़ा देना है। इसके अलावा जो सरकारी स्कूल है वहां ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी को हम बढ़ाएंगे। जितने भी सरकारी सेकेंडरी स्कूल हैं वहां पर ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की अगर हम बात की जाए तो हमारा आगे ये कार्यक्रम है कि हम इसको लागू करेंगे ताकि तो भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनको हम अलग अलग स्कूलों और हायर एजुकेशन में उपलब्ध कराएंगे ताकि हमारे जो छात्र हैं वो अपनी भाषा और अपने जो विषय हैं उसको अच्छी तरह से समझ पाएं। इसके अलावा हम स्किलिंग के लिए यानी कौशल विकास के लिए हम एक योजना लाएंगे। 2024 में हमने ये योजना लाई थी। 5 उत्कृष्टता केंद्र यानी स्किलिंग सेंटर हम स्थापित किए जाएंगे और इसमें जो वैश्विक स्तर है उसको हम यहाँ पर हासिल करना चाहेंगे ताकि हमारे जो युवा हैं उनको फायदा मिले, ताकि हमारे जो युवा हैं वो पूरी दुनिया के लिए निर्माण कर सके। और इसका जो करिकुलम होता है वो हम जल्दी ही इसको डिसाइड करेंगे और इसको लेकर के एक फ्रेमवर्क यानी ढांचा बनाया जाएगा। और जो आईआईटी है उसकी क्षमता को हम बढ़ाना चाहते हैं। अगर अभी बात की जाए तो 23 आईआईटी में जो अभी कुल छात्रों की संख्या है वो 100% बढ़ी है। ये पहले 65,000 हुआ करती थी लेकिन अब ये 1,35,000 बढ़ चुकी है। पिछले 10 सालों में ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा जो अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचा है वो बनाया जाएगा इन 5 आईआईटीज में। 2014 के बाद जो आईआईटी शुरू किए गए हैं वहां पर छात्रों के लिए जो हजारों छात्र हैं उनके लिए सुविधा बढ़ेगी। यहाँ हॉस्टल और दूसरी जो सुविधाएं वो बेहतर की जाएगी और आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता के केंद्र जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई के क्षेत्र में हम जो पढ़ाई तो होती है उसको लेकर के हमने पहले ऐलान किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के 3 जगह हमने ऐलान किया है जिसमें कि कृषि, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल सिटी यानी टिकाऊ शहर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की जाएगी। और हम अब शिक्षा के लिए जो इस इंस्टीट्यूशन है उसकी स्थापना 5,500 करोड़ की लागत से की जाएगी। जो मेडिकल की पढ़ाई है उसका विस्तार किया जाएगा। हमने 1.1 लाख को अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स है उसका हमने विस्तार किया है। लगभग 130% की यह बढ़ोतरी है और हम 10,000 और भी सीट बढ़ाएंगे मेडिकल कॉलेजेस में। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ये बढ़ाया जाएगा। इसका मकसद 75,000 सीट हम अगले 5 साल में बढ़ाना चाहते हैं। कैंसर सेंटर की अगर बात की जाए तो हर जिले के अस्पताल जो है वहां पर हम इसकी स्थापना करना चाहते हैं। हम इसके लिए सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हम देखिए कैंसर अस्पतालों की स्थापना हर जिले के अस्पताल में करना चाहते हैं और इसके लिए 3 साल में ये स्थापित कर लिए जाएंगे। 200 जो सेंटर है वो 2025-26 में ही स्थापित कर दिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो शहरी रोजगार योजना है उसको मजबूत करें। हमारी सरकार की हम लगातार जोर रहा है कि हम जो है जो शहरी गरीब हैं उनको हम मदद करें। हम चाहते हैं कि उनको हम आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि उनकी आय बढ़े, उनकी जो कमाई है, उनका जो रोजगार है वो टिकाऊ हो। पीएम स्वनिधि स्कीम को हमने लागू किया था और इससे 68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो सड़क पर दुकान लगाने वाले लोग हैं उनको फायदा होता है।
और इस सफलता को हम आगे बढ़ाते हुए इस स्कीम को और बढ़ाया जाएगा। इसमें हम जो कर्ज की सीमा है उसको बढ़ाएंगे, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड जो है उससे हम बढ़ाएंगे, जिसमें 30,000 की सीमा होगी। और इसके अलावा हम जो क्षमता बढ़ाने के लिए भी हम मदद करेंगे। सामाजिक सुरक्षा की जो स्कीम्स हैं, सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जिसको गिग वर्कर भी कहा जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले, वो बहुत ही कारगर काम कर रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत मदद कर रहे हैं। और उनके योगदान को हम स्वीकार करते हुए हम चाहते हैं कि हम उनके जो आइडेंटिटी कार्ड हम उनको देंगे और ई श्रम पोर्टल पर उनको रजिस्टर करेंगे। इससे उनको पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य उनको सुविधाएं मिल पाएंगी और इससे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर जो हमारे और आपके घरों में सामान पहुंचाते हैं उनको फायदा मिलेगा। Investing in the economy, अर्थव्यवस्था में निवेश की अगर हम बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और सभी मंत्रालयों से जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, उनको पीपीपी मोड में हम जोड़ेंगे। राज्यों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ऐसा ही करने के लिए, और वो अगर चाहें तो वो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंड से आप सपोर्ट ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं पीपीपी के प्रपोजल्स के लिए। राज्यों के लिए जो ढांचा के लिए हम जो सपोर्ट करेंगे, 1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया जा रहा है। ये अगले 50 साल के लिए बिना किसी ब्याज के कर्ज दिया जाएगा और जो सुधार हैं उनको लागू किया जाएगा। हमने पहले जो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान किया था उस पर हम आगे बढ़ाएंगे उस कदम को, और हम दूसरा प्लान अब लाएंगे। और इसका मकसद ये है कि जो लोगों का ढांचा है उस पर वो पूंजी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए नियामक और जो भी वित्तीय कदम है वो उठाए जाएंगे ताकि इसको सहायता दी जा सके। जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो 2019 से 15 करोड़ घरों को, इसमें लगभग 80% जो ग्रामीण आबादी है वो यहाँ आ जाती है, उसको जल की आपूर्ति की गई है। और हमारा लक्ष्य 100% लोगों तक ये पानी पहुंचाना है। हम इसको बेहतर करना चाहते हैं और 2028 तक इसे हम बढ़ा रहे हैं और हम इसमें कुल आवंटन को भी बढ़ा रहे हैं। मिशन का जो फोकस है वो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो ढांचा है उसको बेहतर करने पर होगा, और जो ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई पाइप के जरिए हो सके ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग राज्यों के साथ साइन किया जाएगा, जो केंद्रीकृत राज्य हैं उनके साथ भी किया जाएगा, और हम इसमें नागरिकों को पानी की सप्लाई सही तरीके से करना चाहते हैं। अगर शहरी क्षेत्रों के सुधार की बात की जाए तो 2024 के जुलाई में हमने जो प्रस्ताव दिए थे, इसमें म्युनिसिपल जो सेवाएं हैं और जो शहरी जमीन है उसको भी हम मुनाफा देना चाहते हैं, और शहरी चैलेंज फंड भी स्थापित किया जाएगा। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए अर्बन चैलेंज फंड में आवंटित किए जा रहे हैं ताकि जो शहर हैं उनको विकास के रास्ते पर ले जाया सके और वहां पर उनको पानी और जो दूसरी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा सके। ये जो फंड होगा ये जो बैंक के द्वारा फंड किए जाने वाले जो प्रोजेक्ट होंगे उसको कवर करेगा। इसके अलावा बॉन्ड, बैंक लोन और पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भी वित्त पोषण यानी फाइनेंस किया जाएगा। 2025-26 में इसके लिए हमने प्रस्ताव दिया है। अगर ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों की बात की जाए तो हम जो बिजली की सप्लाई की जाती है उसके सुधारों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि क्षमता बढ़ाई जा सके, और इससे जो बिजली कंपनियां हैं उनकी वित्तीय स्थिति सुधरेगी। इसके अलावा 0.5% जो अतिरिक्त कर्ज है वो राज्य ले सकेंगे और इन सुधारों को लागू करने पर ये कर्ज मिल सकेगा। अगर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात की जाए तो विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है, और 100 गीगावाट के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को हम विकसित करेंगे, और हमारी जो
ऊर्जा को लेकर के जरूरतें हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र के साथ हम इसमें साझेदारी करें और हम चाहते हैं कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट, जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है, ये भी इसे लागू किया जाएगा। एक नाभिकीय ऊर्जा मिशन को स्थापित किया जाएगा जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट किए जा सकेंगे। इसमें छोटे रिएक्टर्स का इस्तेमाल हो सकेगा। हम चाहते हैं कि 5 स्वदेशी छोटे जो रिएक्टर हैं उनको स्थापित किया जाए और 2033 तक इनकी स्थापना की जा सके। इसके अलावा हम पोत निर्माण की अगर बात की जाए तो शिप बिल्डिंग फाइनेंस जो पॉलिसी है इसको हम लागू किया जाएगा ताकि हम जिसमें जो चुनौतियां हैं उसका हम सामना कर सकें। और भारत में जो पोत को तोड़ने की व्यवस्था होती है उसको हम चाहेंगे बेहतर हो। जो बड़े पोत यहाँ आते हैं, बड़े जहाज आते हैं, उनको एक लिस्ट के जरिए जोड़ा जाएगा। और इसके अलावा जहाज के निर्माण के क्लस्टर बनाए जाएंगे, यानी कुछ खास इलाकों में इनकी स्थापना की जाएगी ताकि जो है जो जहाज होते हैं, पोत होते हैं, इनकी क्षमता बढ़ाई जा सकेगी। इसमें कौशल विकास इस क्षेत्र में हो सके ताकि पूरा माहौल अच्छा बन सके, हम सुनिश्चित करेंगे। हम मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड यानी समुद्री विकास फंड की स्थापना करेंगे ताकि जो समुद्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसको हम आगे बढ़ा सकें। इसमें 25,000 करोड़ रुपए के लिए का आवंटन करके एक कॉर्पस बनाया जाएगा, यानी रकम इकट्ठा की जाएगी। इसमें हम चाहेंगे कि जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा मिले। इसमें सरकार की ओर से 49% अनुदान देगी और बाकी का जो 51% है वो जो अलग अलग प्राइवेट सेक्टर है उनसे आएगा। उड़ान स्कीम की अगर हम बात करें तो 1.5 करोड़ जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो तेजी से अब यात्रा कर पा रहे हैं। इस स्कीम के तहत 88 एयरपोर्ट को जोड़ा गया है और 619 रूट पर ये काम कर रहा है। और इस सफलता से प्रेरित होकर के हम इस उड़ान स्कीम को हम इसमें थोड़े बदलाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को हम आगे जोड़ सकें और 120 और नए डेस्टिनेशन जोड़े जा सकें। इसमें 4 करोड़, हम अगले 10 साल में 4 करोड़ और यात्री हम उड़ान सेवाओं से जोड़ना चाहते हैं। ये स्कीम जो है वो हेलीपैड की सेवाओं को मदद करेगी और जो पहाड़ी इलाके हैं और जो उत्तर पूर्व के इलाके हैं जो कि अब तक नहीं जोड़ पाए हैं उनको भी इससे जोड़ा जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी ताकि यहाँ इस राज्य की जो भविष्य की आकांक्षाएं हैं, जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जा सके। और ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होंगे, इसके अलावा अभी जो पटना एयरपोर्ट है उसमें क्षमताओं का विस्तार किया जाएगा और बिहटा में जो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है उसकी भी क्षमताओं का विस्तार किया